हेलो बच्चों, आज हम देखिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10 सीबीएसई। और आज हम सीखने वाले हैं कि वास्तव में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम कैसे पहचानेंगे, इनके कंडीशन क्या हैं। तो कंसीडर करिए कुछ यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए 100 70 40 10। एक थर्ड लिस्ट में हमने लिखा है -3 -2 -1 0। ये सारे नंबरों को देख के आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा कि जैसे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है। 1 के बाद 2 आया, 1 का डिफरेंस है। यहाँ से 2 के बाद 3 देखिए तो यहाँ भी 1 ऐड है, फिर 1 ऐड है, यानी 1 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, 70 माइनस 30 40 हो जाएगा, 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है -30 -30 इसका डिफरेंस हो रहा है, 30 30 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए -3 -2 -1 0। अगर इसको देखिए तो यहाँ पे भी आपको +1 +1 +1 और +1 इस तरह का नंबर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ईच ऑफ द नंबर, इसमें जितने भी नंबर है, हर नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। और देखिए इन ईच लिस्ट वी सी दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अभी हमने एग्जांपल में देखा भी कि जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर में कोई नंबर ऐड करने पे या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे, एक फिक्स नंबर ही ऐड करने पे उसके आगे वाला नंबर आ रहा। और ऐसा सेम है, फिर जो नंबर यहाँ ऐड कर रहे हैं वही नंबर यहाँ ऐड कर रहे हैं, वही नंबर यहाँ भी ऐड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो नंबर माइनस कर रहे हैं वही यहाँ माइनस कर रहे हैं, सेम यहाँ भी माइनस कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो दोनों टर्म में डिफरेंस है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इन ईच लिस्ट वी सी दैट सक्सेसिव टर्म आर obtained by adding a fixed number to the preceding term. Such list of AP, इसी तरह का जो लिस्ट होगा, such list of numbers is said to form an arithmetic progression, और इसको शॉर्ट में कहते हैं AP। तो इस तरह का अगर आप पैटर्न देखते हैं कहीं, तो इस तरह के जो टर्म है उनका जो लिस्ट होता है, तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाई A1, सेकेंड टर्म बाई A2, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा A3। इसी तरह मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, ठीक है ना। एंड और कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए हमने स्मॉल d से डिनोट कर दिया, तो AP के फॉर्म में अगर है तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 इस तरह से करते हुए AN तक आप राइट कर देंगे। और डी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप जस्ट एडजेसेंट जो टर्म है उसमें से उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर देंगे। यानी अगर डी कंसीडर करना है तो A2 माइनस A1 होगा, या A3 माइनस A2 होगा, या इसी तरह A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो इस पैटर्न से आप डी का वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब इस तरह से ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी उसमें एक बात समझ में आ रही है कि हर जगह डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस सेम है। यानी कि अगर पहला टर्म ए है तो उसमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डी ऐड कर दिया, सेकंड टर्म आ जाएगा। A3 पता करना है तो उसमें 2D ऐड कर दिया, और ये 4 पता करना है तो ए में 3D। तो इस तरह से एक जनरल फॉर्म AP का आ गया, A सेकेंड टर्म A2 हो जाएगा A+D, थर्ड टर्म A3 A+2D, फोर्थ टर्म A4 हो जाएगा A+3D। जो हमने ये फॉर्म बताया A1 A2 A3 A4, तो A1 की जगह पे क्या हो गया, A हो गया, A2 की जगह पे A+D, A3 क्या हो गया A+2D, A4 क्या हो गया A+3D। इस तरह से करके हम पैटर्न को राइट करेंगे। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे कि यह एक AP है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में नंबर लिखे गए हैं। तो बच्चों इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। चलिए हम लोग इसमें एक्सरसाइज 5.1 जो कि इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है इसको करते हैं, और कुछ बेसिक चीजें
समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लिख रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन following situations does the list of numbers, does the list of numbers involved make an involved make an arithmetic progression and why? Arithmetic progression and why? ओके, तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी बुक में 4 पार्ट दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 हम हर पार्ट को यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, when the fare is ₹15 for the first kilometer, and ₹8 for each additional kilometer, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और देखना है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो नंबर्स आते हैं हमारे, वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए इसका सलूशन हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइट करते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, पहले देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा। सबसे पहला कंडीशन क्या पता चल रहा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो क्या है, ₹15 है। फर्स्ट टर्म ये है कि जब 1 किलोमीटर शुरू का आप कवर करेंगे तो आपको ₹15 फेयर के रूप में देना है। तो लिखिए टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, दिस इज गिवन ₹15। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो हर किलोमीटर पे, पर किलोमीटर पे आपको ₹8 चार्ज होगा। तो इस तरह से देखिए टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए देखा जाए तो ₹15 तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए देना भी है। एडिशनल 1 किलोमीटर और चले तो आपको कितना चार्ज देना पड़ा, ₹23। क्लियर है बच्चों। इसी तरह अगर आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, तो आपने फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 दिया ही,
सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 और दिया, यानी 2 किलोमीटर के लिए ₹23 आप पेड किए, और फिर एडिशनल 1 किलोमीटर और चले तो ₹8 और आपको पे करना है। यानी इस तरह से आपको पे करना पड़ जाएगा ₹31। 3 किलोमीटर के लिए आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा? ₹31। तो इस तरह से अगर आप ऐड करते जाएं तो 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 31 में 8 ऐड हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इस तरह से जो टर्म हमें मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 15, 23, 31 और इसके बाद 8 ऐड कर दिया 39। इस तरह के टर्म हमको मिलेंगे, ठीक है ना? अब हमको देखना है कि ये टर्म एपी में है या नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर सेकेंड टर्म, प्रीसीडिंग टर्म या एडजेसेंट टर्म, जैसे 23 है, 15 से कितना डिफरेंस है? 8 का। 23 से फिर 8 का डिफरेंस हो गया 31, 31 से 8 का डिफरेंस हो गया 39। तो यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म का, ठीक है ना, सक्सेसिव टर्म से 8 का डिफरेंस आता है और सेम डिफरेंस सब में आ रहा है, हर सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म से सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे एपी। तो यहाँ पे वही चीज है, कंडीशन क्या है? 23 और 50 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 31 में 23 माइनस करिए 8 आएगा, 39 में 8 माइनस कीजिए 31 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। लिखिए, एवरी टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। जो डिफरेंस आ रहा है हर स्टेप पे सेम आ रहा। सो these term are in the form of an AP। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी टर्म हमको मिलेंगे वह AP के फॉर्म में होंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इससे जो टर्म हमें मिले वो सारे टर्म क्या हैं? AP के फॉर्म में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पे। आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सेकेंड पार्ट एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो बच्चों देखिए, ये एक नया चैप्टर है जो आज हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम आपको एपी, जो कि शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी के बारे में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कंडीशन में जो टर्म है वो एपी होगा और कौन सी कंडीशन ऐसा है जब एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक में। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder,
एट आ टाइम। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार सोल्यूशन करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो टर्म हमको मिलते हैं क्या वो एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन a सिलेंडर बी वी लीटर मान लिया। शुरू में जो गैस थी उसके अंदर उसकी वॉल्यूम कितनी मान ली जाए, वी लीटर एयर की वॉल्यूम। अब कह रहा ईच टाइम कितना रिमूव करेगा, 1/4। तो फर्स्ट टाइम जब रिमूव करेगा इन ईच स्ट्रोक, लिखिए इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव, द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 of air remaining in the cylinder. At a टाइम। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि जितना भी वॉल्यूम है एक बार में पंप को स्ट्रोक करेंगे हम तो 1/4 एयर रिमूव कर देता है। तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो इन अदर वर्ड आफ्टर एवरी स्ट्रोक, इन अदर वर्ड आफ्टर every stroke the part will be remain इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लीजिए बी है और इसमें से 1/4 भी, इसका 1/4 पार्ट माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 4b माइनस बी अपॉन 4, तो 3/4 यानी जो भी वॉल्यूम है उसका 3/4 पार्ट इस टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब रिमेन वॉल्यूम भी कितना होगा, देयरफॉर द रिमेन वॉल्यूम विल बी कितना कितना हो जाएगा, पहली बार जब किया तो v था 1/4 निकल गया तो कितना बच गया 3/4 v। अब सेकेंड टाइम इस 3/4 v का 1/4 आप रिमूव कर दिए तो इसका भी 3/4 ही बचेगा। तो इस तरह कर लीजिए 3/4 b का 3/4 पार्ट ये बच जाएगा आपका। थर्ड टाइम में अभी कितना आ जाएगा, देखिए 3/4 भी है अगर तो सेकेंड टाइम में कितना बच गया, 3 3 जा 9/4 भी। थर्ड टाइम में जो 9/4 भी यहाँ आएगा इसका भी 3/4 ही पार्ट रिमेनिंग रहेगा क्योंकि 1/4 तो हमने रिमूव कर दिया। तो ये आ जाएगा 27/36 भी। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म हमको मिले हैं 3/4 भी 9/4 भी 27/4, अब इनके बीच का डिफरेंस, अब 3/4 और 9/4 के बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4 और इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 27 - 9 18, 9 नहीं ये बल्कि ये 4 9 या 36, ये हो जाएगा 9 4 या 36 और ये हो जाएगा 9/36 होगा। इस तरह से जो डी की वैल्यू आ रही है, डिफरेंस जो आ रहा है, ये हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
3/4 आए या 9/16 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो डिफरेंस आएगा आपका 3×4 = 12, 12 - 9, ये 3/16 वालों का आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं इसको 16 और 36 का देखिए, 36, 4 4 जा 16 और फिर ये 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। ओके, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 64 आएगा आपको। एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट टाइम जब आपने रिमूव किया तो v था, 1/4 भी आपने निकाला तो कितना बचेगा 3/4 भी। इसी तरह सेकेंड टाइम रिमूव करेंगे 1/4 तो इसका भी 3/4, यानी ये आ जाएगा 9/16। और थर्ड टाइम जब रिमूव करेंगे तो 9/16, इसका 3/4 यानी 27/16। इतना पार्ट रिमेनिंग बचेगा। अब देखिए 3/4 में से 9/16 माइनस कीजिए तो आप देखिए यहाँ रखते करके देखते हैं, 3/4 माइनस 9/16, एलसीएम इसका 16 हो जाएगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। ये डिफरेंस आ जाएगा 3/16 का, जो भी मालूम है उसका 3/16 भी का डिफरेंस दिखा रहा। और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म में अगर आएंगे तो 27 ये 64, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 27/64, और उसके पहले कितना था 9/16 था। तो डिफरेंस देखिए 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 माइनस 27, ये आ जाएगा 9/64। कहने का मतलब है ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से क्या है अलग है, जबकि एपी के कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है और ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि जो है क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व, क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that the adjacent term, that the adjacent term of this series do not have the same different, clear है, do not have the same difference। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 10 जो ये टर्म होंगे ये एपी के फॉर्म में नहीं होंगे। तो बिटवीन देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, राइट कर दीजिए, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ओके, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखिए कैलकुलेशन जो है ये बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, तभी आपको पता चल पाएगा कि वास्तव में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। उसमें भी सिचुएशन के हिसाब से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन में सिचुएशन है उसमें जो टर्म मिलते हैं वो एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 रहा, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको हम अब इरेज करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट हम आपको सॉल्व करके दिखा सकें। तो बच्चों देखिए, हमारा प्रयास है कि आपको हम क्वेश्चन को जितने बेहतर तरीके से हो समझा सकें ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 क्या है देखिए, द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द
cost of digging a well after every meter. Well after every meter of digging. When it costs rupees 150. When it costs rupees 150. Okay. For the first meter, for the first meter, and rises by rupees 50 for each, rupees 50 for each subsequent meter, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो टर्म है ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर कितना दिखा रहा है, रुपीज 150। तो लिखते हैं कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर रुपीज 150। क्लियर है बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद अगर ईच मीटर को डिग करते हैं तो 50 रुपीज बढ़ेगा। तो कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर राइट करिए, कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 150 तो है ही, लेकिन इसके बाद कितना बढ़ रहा है 50 रुपीज, ठीक ना। तो इसमें 50 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा रुपीज 200 मिल गया आपको, ठीक है ना। इसी तरह कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर, कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर, देखिए तो फर्स्ट 2 मीटर का 200 आ गया, फिर एक और मीटर जब डग करेगा तो 50 रुपीज फिर बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज 250। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे फिर जाएगा तो फिर 50 रुपीज ऐड हो जाएगा, डिगिंग फर्स्ट 4 मीटर। तो इसमें आप 250 में क्या ऐड कर देंगे 50। कहने का मतलब है ईच टाइम जो है 1 मीटर जैसे जैसे वो डिग करते जाएगा वेल को 50 रुपीज उसके चार्जेज में ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो क्या देखा, क्लियर है कि 150, क्लियरली लिखिए, क्लियरली 150, 200, 250, 300, ये जो टर्म है इसमें क्या है, एक फिक्स टर्म से जो है इसमें क्या हो रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो फार्म एपी, फार्म एंड एपी बना रहे हैं, रीजन समझ में आ गया होगा आपको, बिकॉज एवरी टाइम द डिफरेंस इज फिक्स, बिकॉज every time the difference between preceding and succeeding term is फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है, आर सेम, दैट इज हाउ मच रुपीज 50। देयरफॉर these terms are in AP, they form
एपी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट थे, उसको भी हम करके देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो जाएगा और हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 को के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, और इसमें आपको केवल यही बताना है कि जो टर्म इससे आपको गेन हो रहे हैं उसके बीच के डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम डिफरेंस है तो एपी फॉर्म कर रहा है, और डिफरेंस अलग अलग है इसका मतलब एपी का फॉर्म के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposit, when rupees 10,000 it is deposited at compound interest at 8% पर एनम। तो देखिए इसमें भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे सॉल्यूशन के द्वारा कि जो टर्म हमको मिल रहे हैं सक्सीडिंग टर्म, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स है यानी सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो एपी इसका मतलब फॉर्म कर रहा है, अगर नहीं है तो इसका मतलब एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट जो दिया गया है अमाउंट ऑफ मनी रुपीज 10,000, अमाउंट ऑफ मनी जो यहाँ दे रहा है दैट इज रुपीज 10,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8% पर एनम। ओके, तो फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट गेन ऑन फर्स्ट ईयर, अगर देखेंगे तो 8% किसका हो जाएगा, 10,000 का, ये आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा 8/100 इंटू 10,000, ठीक है ना, ₹800 आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल गया। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट एट द लास्ट ऑफ ईयर, आपने 10,000 डिपॉजिट किया था, 800 आपको मिल गया इंटरेस्ट, कितना हो गया 10,800 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर आपको जो है, ठीक है ना, यही अमाउंट जो है सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो प्रिंसिपल आप सेकेंड ईयर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और फिर आप देखिए इंटरेस्ट गेन इन सेकेंड ईयर, ये आपका कितना हो गया, इसका एक 8% निकालेंगे आप, 10,800, फिर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 00 से 00 कट गया, 88 या 60, 864 रुपीज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये जो अमाउंट आएगा आपका 10,800, फिर 864 ऐड करेंगे तो मतलब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, यानी सेकेंड ईयर के लास्ट का जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ मनी एट एंड ऑफ
सेकेंड ईयर कितना हो गया, ये हो गया 10,800 और 864 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,664। इसको ऐड करके देख लीजिएगा, इतना मनी आ जाएगा। इस पर फिर 8% जब निकालेंगे आप 8% इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पे अमाउंट आ जाएगा 933.12। 8% जब निकालेंगे आप किसका, 11,664 का, 8/100 इंटू 11,664। ओके, ये जगह ये डिवीजन जब देंगे तो 116.64 हो जाएगा। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 3 51, 5 कैरी, 8 6 जा 48, 5 53, 5 कैरी, 8 1 जा 8 5 13, फिर 1 कैरी, 8 1 जा 8 1 9, 2 डिजिट के बाद 5। तो देखिए ये अमाउंट, इसमें एक चीज क्लियर है, ठीक है ना, सर्टनली द डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट टर्म इज नॉट सेम, सेम नहीं आ रहा, देखिए ना, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला 800 रुपीज मिला, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिल रहा वो कितना मिल रहा, 864 का मिल रहा, थर्ड ईयर जो है 900, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। तो राइट कर सकते हैं, certainly the difference of adjacent term, certainly the difference of adjacent term is not same, so they are not in the form of एन एपी। ओके, तो ये 4 नंबर जो है ये एपी के रूप में नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलो। तो ए और डी की वैल्यू दी हुई है, आपको फर्स्ट 4 टर्म यानी A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू कंसीडर करनी है। तो अब देखिए कहीं भी देखिए A1 की वैल्यू क्या होती है, ए के इक्वल होती है, तो A1 इक्वल टू ये तो 10 हो गया। A2 निकालना, तो इसके लिए हमने अभी इसके पहले जब रूल पढ़ रहे थे हम, तो हम देख रहे थे कि जो जनरल फॉर्म है वो A1 A2 A3 A4 की कंडीशन में जब है तो A1 इक्वल टू ए होगा, A2 इक्वल टू ए प्लस डी होगा, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D होगा, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D होगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ए प्लस डी करेंगे तो 10 और डी की वैल्यू भी 10 है तो 20 हो गया। सेकंड कंडीशन में ए प्लस 2D करिए तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 10 प्लस 20 30 हो गया। थर्ड कंडीशन में ए प्लस 3D हो जाएगा A4 की वैल्यू, तो 10 3 मल्टीप्लाई बाई 10 को ऐड करेंगे 10 प्लस 30 40 हो गया। तो ये देखिए फर्स्ट 4 टर्म में एपी के क्या किया गया, 10 20 30 40। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट है, इसमें भी ए का वैल्यू पता है -2, लेकिन डी क्या है 0 है। तो अब देखिए इस कंडीशन में फर्स्ट 4 टर्म वही होंगे A1 A2 A3 A4, और A1 को निकालने का तरीका क्या है, A1 इक्वल टू ए के इक्वल होगा, -2 ही हो जाएगा। A2 इक्वल टू ए प्लस डी होगा, -2 प्लस 0 -2। A3 फिर a प्लस 2D करेंगे तो -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। A4 की वैल्यू भी a प्लस 3D करेंगे तो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 -2 प्लस 0 ये भी -2 हो जाएगा। यानी अगर डिफरेंस 0 है तो मतलब हर बार नंबर सेम आएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए बी -2 -2 -2 -2 ये हो जाएगा। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट था। अब इसके बाद हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। तो तब तक आप सेकेंड पार्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन इसमें है ए का वैल्यू दे रहा है यहाँ पे ए इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ए का वैल्यू 4 दे रहा है और डी की वैल्यू दे रहा है -3। क्लियर है बच्चों? अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि इसमें फर्स्ट 4
टर्म जो होंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज विल बी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 और A4, इन्हीं की वैल्यू को हमको पता करके बताना है। तो A1 इक्वल टू तो A होता है, क्लियर है, 4 हो जाएगा। लेकिन A2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो A प्लस डी के इक्वल होगा। A 4 है और D कितना है, -3, यानी हो जाएगा 4 प्लस माइनस -3, यानी A2 की वैल्यू आ गई आपकी 4 - 3 1। इसके बाद आते हैं बच्चों A3 पता करते हैं। तो A3 के लिए A प्लस 2D राइट करेंगे, यानी A की वैल्यू 4 है और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -3, क्लियर है, 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -6, वैल्यू कितनी आ गई, -2। ओके, इसके बाद A4 भी पता कर लेते हैं। A4 के लिए A प्लस 3D इसका यूज करेंगे। A की वैल्यू वही 4 है, 3 इंटू -3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 - 9, यानी -5 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट 4 टर्म आया वो क्या क्या आया, देखिए पहला टर्म आ गया 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म आ गया -5। ये आपके AP के 4 टर्म हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अभी आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो इस सेकेंड पार्ट को हम इरेज करते हैं पहले, फिर पार्ट 4 पे आते हैं। ये देखिए पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, इसको राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, A का वैल्यू -1, D की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो देखिए चल क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं। फिर से वही फर्स्ट 4 टर्म आपको बताने हैं। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, यानी आपको पता करना है A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू और A4 की वैल्यू। तो आपको पता ही है A1 जो है A के इक्वल होता है, ये -1 ही हो जाएगा। A2 की वैल्यू जो होगी A प्लस D के वैल्यू के इक्वल होता है, -1 प्लस 1/2 करेंगे तो सोल्यूशन देखिए ये हो जाएगा, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2, यानी आ जाएगा -1/2। इसी तरह A3 की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो A प्लस 2D के इक्वल होगा। A की वैल्यू अभी भी -1 है, 2 इंटू 1/2 करिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 1, ये इक्वल टू हो गया 0 के। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब इसके बाद A4 की भी वैल्यू ऐसे ही पता कर लेंगे, A प्लस 3D होगा। अब तक आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो 3 इंटू 1/2 करेंगे तो -1 प्लस 3/2, यानी ये हो जाता है -2 प्लस 3/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाता है। इस तरह से हमको जो टर्म मिले हैं बच्चों, इसके पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म 1/2। यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के ही 5th पार्ट में हम आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, A इक्वल टू -1.25, A की वैल्यू क्या है, -1.25 है, D की वैल्यू कितना है, -0.25 है। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट 4 टर्म को हमको कैलकुलेट करके बताना है। वही बात है, फिर से A1 पता करना होगा, A2 पता करना होगा, A3 पता करना होगा और A4 पता करना होगा।
क्लियर है, हो चुका है आपको। A1 इक्वल टू ए के होता है, यानी -1.25 हो जाएगा। A2 का पता करने के लिए आपको A प्लस डी कैलकुलेशन करना होगा। ए की वैल्यू ऑलरेडी 1.25 निगेटिव और प्लस माइनस 0.25 दोनों नंबर निगेटिव है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.50 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड टर्म पे आते हैं, A3 का पता लगाते हैं। तो आपको अभी भी पता हो चुका होगा कि A प्लस 2D से A3 का पता लगेगा, -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -0.25 करिएगा, आ जाएगा -1.25 -0.50 और इस तरह से कैलकुलेशन करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.75, वो भी माइनस में। A4 का भी पता लगा लीजिए इसी तरह से, A प्लस 3D कर दीजिए। A की वैल्यू -1.25, 3 का मल्टीप्लाई -0.25 में कर दीजिए, आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा 1.25 प्लस माइनस -0.75, दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2.00। इस तरह से हमको 4 वैल्यू मिल गए इस AP के। फर्स्ट टर्म क्या है, A1 की वैल्यू 1.25 -1.25, ये -1.50 -1.75 और -2.00। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th पार्ट भी हम लोगों ने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। और आपको अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि AP की कंडीशन में A और D इनका क्या रोल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, 3 को सॉल्व करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कॉन्सेप्ट और टर्म को दिमाग में अच्छी तरह सेट कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन सारे आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना है, इसके पैटर्न को जान लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज write the first term and common difference. Write the first term and the common difference. The common difference. तो बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखिए क्या क्या दिया, 3 1 -1 -3। अब इसमें आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म को बताना है। तो फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म तो देखिए यहाँ पे क्लियर ही है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म को A से नोट राइट करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये 3 है। अब आ गया सेकेंड टर्म, अगर देखेंगे आप A2 हो जाएगा, A1 है, A2 है, A3 है और A4 हो गया। तो सेकेंड टर्म A2 कितना हो गया, ये हो गया 1 के, और A को ही A1 भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हमको निकालना डिफरेंस, D की वैल्यू निकालना है, तो A2 माइनस A1 के इक्वल होता है। A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 3, यानी D यहाँ पे कितना आ गया -2। तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, आपको A पता करना था, A आपने निकाल लिया, 3 यहाँ से आ गया। आपको D पता करना था, आपने कैलकुलेट कर लिया, -2 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकेंड पार्ट पे। देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट भी इसी तरह कुछ आसान सा है। इसमें क्या क्या नंबर दिए हुए हैं, -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 एंड 7। तो उसी तरह से फिर भी आप सॉल्व करिए, A1 हो गया, ये टर्म A2 हो गया, यहाँ का टर्म A3 हो गया, ये टर्म A4 हो गया, डॉट 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 लगा दीजिए।
ए की वैल्यू जो होती है वही A1 की वैल्यू होती है, यानी -5 हो गया। A2 की वैल्यू यहाँ से आपको क्लियर हो रहा -1 है। अगर डिफरेंस निकालना होगा तो A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी -5 -1 -5, यानी -1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 की। तो आपका आंसर क्या आ गया? आंसर आप राइट कर दीजिए। क्लियर है, ए की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू क्या आ गई? E = -5, D = 4। यही आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कितना आराम से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस पैटर्न समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। 1/3, 5/3, 9/3, देन 13/3। तो ये भी देखिए A1, A2, A3, A4। A1 = A, दैट इज 1/3। अब D अगर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। A2 का वैल्यू कितना है? 5/3। A1 की वैल्यू कितनी है? 1/3। ये हो जाएगा 5 - 1/3, यानी 4/3। देखिए कितना क्लियर हो सब कुछ। आंसर क्या आ रहा है? ए की वैल्यू तो कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट टर्म जो है वही है ये, और डी की वैल्यू आपका यहाँ कैलकुलेशन करके आ रहा है 4/3। आ जाइए इसके पार्ट नंबर 4 पे, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... A1, A2, A3, A4। A = A1, that is 0.6, difference = A2 minus A1, A2 1.7 minus 0.6, यानी D का वैल्यू आ गया 1.1। इस तरह से आंसर आपका आ जाता है बच्चों पार्ट 4 का भी। A की वैल्यू 0.6, D की वैल्यू 1.1। ऐसा आप इसको इसमें से यानी A3 माइनस A2 करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना। और A4 माइनस A3 करेंगे तब भी D की वैल्यू, क्योंकि D की वैल्यू A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, या आप A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। अगर AP है तो सेम आएगा सारा वैल्यू, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर दिया।